नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आज इस लाइव में खास आपके लिए बहुजन समाज में जब भी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, तो फिर एक अलग उत्साह बहुजन समाज में देखने के लिए मिलता है। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बादल एक्सप्रेस के एक खास पेज पर आपने देखा कि हमने जो डाला था एक पेज में कि बहुजन समाज के एमपीपीएससी निकाल चुके डॉक्टर विद्याराम कौशल जी हमारे साथ में हैं। उनके बेटे अनूप कौशल, और उन्होंने एमपीपीएससी में जो वन परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर आज हम उनसे खास बात करने वाले हैं। क्या उद्देश्य था और यही क्यों चुना, इससे आगे पीछे जो कई नौकरियां मिलने का चांस था उनको क्यों नहीं लिया आपने, तो बात कर रहे हैं। तो अनूप जी, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी आपने जो चयन परीक्षा आपकी मध्य प्रदेश की हुई और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, इस बात से कितना संतुष्ट हैं कि मुझे जो मिल गया वो ठीक है? नहीं, मेरा चयन 2023 मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा में वन फॉरेस्ट रेंजर के पद पर हुआ है और वो गेजेटेड क्लास 2 ऑफिसर है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा पद है। तो उससे संतुष्ट हूँ मैं, लेकिन हम और भी बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आगे प्रयासरत रहूँगा मैं। अच्छा, आपकी जो शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ से प्रारंभ की थी? मेरी शुरुआती शिक्षा स्कूलिंग पूरी मुरैना में हुई है और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैनेट भोपाल से। और उसके बाद मैं मतलब स्कूलिंग और कॉलेज तो यही रहा। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने बेंगलोर में आईटी सेक्टर में भी काम किया कुछ समय तक, और फिर वहाँ अपना फ्यूचर को देखते हुए मतलब वहाँ नहीं रुकना था, मुझे कुछ और मतलब करना चाहता था, इसीलिए मैंने मतलब सिविल सर्विसेज का मतलब और इसके प्रति अपना मैंने तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, इससे पहले भी आपका एक सिलेक्शन हुआ, तो उससे पहले भी आपने कई एग्ज़ाम निकाले हैं, ऐसा सुनने में आता है। कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले आपने? जैसे कॉलेज की जस्ट बात, तो मैंने वहाँ आईटी सेक्टर में ही काम किया। उसके बाद मैं कुछ समय तक फ्रीलांसर की तरह वर्क फ्रॉम होम भी किया और साथ ही साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज के लिए। और उसी बीच मैं एमपीपीएससी में भी 2 बार सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू और 1 बार फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू तक भी पहुंचा, बट वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, बट फिर भी मैं कोशिश करता रहा। उसी बीच पटवारी का एग्ज़ाम हुआ तो वो भी मैंने क्लियर किया और अभी वर्तमान में मैं पटवारी के पद पर ही कार्यरत हूँ। अच्छा, आगे बहुजन समाज के लोग, जो बच्चे लोग आजकल तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। उनका एक टारगेट नहीं होता। जैसे बीच में आपने भी पटवारी ज्वाइन कर लिया, आपका भी कोई खास मतलब एक मुझे यूपीएससी या एमपीपीएससी में ही जाना है, तो लगातार इससे कहीं डेमोलाइजेशन होने का काम भी होता है जो उच्च स्तर पर बच्चे तैयारी करते हैं उससे। नहीं, टारगेट तो मेरा पहले से वही था कि अपना एमपीपीएससी या यूपीएससी के माध्यम से एक अच्छा ऑफिसर के पद पर मैं कार्य करूं। लेकिन रही बात कि भटक जाने की कि मैंने भी पटवारी ज्वाइन कर लिया, उसका कारण सिर्फ एक नहीं है। उसका ये भी है कि हमारी जो एग्ज़ाम साइकिल होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। एक बार आपका नहीं हो पाए तो वो फिर से 1 साल 2 साल कब निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मन में वो भावना है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पटवारी पद भी राजस्व विभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आप आगे डिप्टी कलेक्टर बनने का सोच भी रहे हैं, तो आप अगर उस पद पर रह के भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा। फील्ड नॉलेज आपका ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क होता है, आप एकदम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम इनसे जुड़े हुए होते हो। एकदम एक इम्पॉर्टेंट लिंक है पटवारी। तो मैंने वो सोच के मैंने ज्वाइन कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मतलब गोल तो वही है कि हम आगे एक अच्छे पद पर कार्य करूं। अच्छा, आपकी जो 12th थी उसका क्या खास सब्जेक्ट था आपका? 12th मेरा पीसीएम था, मैथमेटिक्स से मैंने मतलब चूज़ किया था। उसी के बाद मैंने फिर बीटेक किया। अच्छा, लोगों को इनसे खासकर जो सिविल सर्विस की परीक्षा है इसके लिए जाना हो तो कैसे अपनी जो शुरुआत है वो करनी चाहिए लोगों को, बच्चों के लिए? ग्रेजुएशन के बाद या स्कूल के समय? अभी स्कूली समय से उनको मतलब क्या कुछ पढ़ना चाहिए? जैसे 10th हुआ, 12th हुआ, उसके बाद से उनका जो रास्ता है वो क्लियर कैसे हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा लोग आपसे सीखेंगे। नहीं, स्कूल के समय तो देखो अब बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ें सब्जेक्ट, तो
वही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो ग्रेजुएशन मांगते हैं। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट होके आए हों, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, है ना, स्टेम सब्जेक्ट्स हो, अपना साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो किसी भी बैकग्राउंड से आप आओ तो आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो, तो वो कोई इशू नहीं है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना चाहिए। तो स्कूल में आपको जो अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें आप अपने लिए, और फिर ग्रेजुएशन को मतलब आगे अपने फ्यूचर को देखते हुए उसको सिलेक्ट करें, अपनी स्ट्रीम को। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जो नए युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए यही संदेश है कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपका क्या करना चाहते हैं आप, और उसमें लग जाइए। आप मेहनत करिए, आप मतलब बिल्कुल अपना जो पाना चाहते हैं उसके प्रति ईमानदारी से अपना काम करते रहें। हो सकता है उसको पाने में आपको समय लगे, क्योंकि वो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कई बार वो बहुत लंबी भी हो जाती है। जितना सोचते हैं उससे अधिक अपन को समय देना पड़ता है, तो पेशेंस आपका बहुत चेक होता है। लेकिन आप लगे रहिए तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर बहुत बेहतर कर पाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तब भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि जो इस प्रिपरेशन के दौरान आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो नॉलेज आपको मिलती है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। अच्छा, टारगेट लोगों को कब बनाना चाहिए 10th के बाद, 12th के बाद, मतलब किस सर्विस में जाना है? अब ये तो मैं हर एक व्यक्ति का अलग होता है। कुछ बच्चे 5th में डिसाइड कर लेते हैं, 5th क्लास में, कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियरिंग करना है या क्या है, और कोई ग्रेजुएशन के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो ये कोई जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, वो हर एक के लिए अलग होता है। मैं खुद अपना बोलूं तो मुझे ये था कि हाँ, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता था, तो मैंने वो स्ट्रीम सिलेक्ट किया। और ये भी था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। तो वो हर एक के लिए अलग होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो मतलब इसमें एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए अपने को कि किस क्लास के बाद अपन डिसाइड कर लें। लोगों का डेमोलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, एक परीक्षा दे ली, फेल हो गए, फिर इंटरव्यू पहुंच गए, फिर उसके बाद फिर रह गए। तो इस स्थिति में लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आर्थिक स्थिति की भी कमी आती है लोगों के पास। इस स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? छोटी जॉब मिल जाती है उसको तैयारी करते रहें साथ में, ऐसा संभव हो पाता है लोगों का? नहीं, बिल्कुल संभव हो पाता है, लेकिन उसके लिए एक ये है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे मुझे आर्थिक परेशानी कभी नहीं आई, मेरे माता पिता ने हमेशा मतलब इतने सक्षम है कि मुझे जो सुविधा चाहिए होती थी वो मुझे मिली, पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट मिला। और आर्थिक के साथ साथ आपको एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो वो आपका कोई भी हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। आपको गाइड किसने किया है इस संबंध में? मैं मतलब अपनी बातें शेयर करता रहता था अपने फ्रेंड्स से, हों चाहे दीदी हो, जीजाजी हो, कोई भी हो, मम्मी पापा, किसी से भी मतलब बात करते रहो, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं उस बात में कि ठीक है, आप मेहनत तो कर रहे हो और कभी ना कभी आपको परिणाम मिलेगा उसका। तो वो किसी भी रूप में मिले, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, वो किसी और मतलब तरीके से भी आपको मिल सकता है। तो आपको वो लगे रहना चाहिए, उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो बहुत बुरा लगता है वो टाइम एक, क्योंकि मैं भी दो बार सिविल सर्विसेज का, एक बार फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू से मतलब इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी फाइनल लिस्ट में जब नाम नहीं आता है तो बुरा बहुत लगता है। लेकिन आप लगे रहो तो कभी ना कभी उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। अच्छा, कहने का तात्पर्य लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बेटा आपका फॉरेस्ट में सिलेक्शन हुआ है और एक समाज के लिए, आपके लिए तो यही, लेकिन समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर मेरा बेटा चला है, संविधान के अनुकूल उसने मेहनत की है। इसके लिए मैं और समाज की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से, बहुजन समाज के महापुरुषों की तरफ से उनको जो योगदान मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। उसकी मेहनत रंग लाई है, उसमें सहयोग हमारा भला ही हो सकता है, लेकिन मेहनत उसकी है, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे महापुरुषों के बारे में, जो बहुजन महापुरुषों की प्रेरणा लायक किसे मानते हैं? मेरे प्रेरणादायक तो बाबा साहब ही रहे हैं। उनकी मैंने बचपन से ही, हमारे पापा जी मतलब
उस मार्ग पे चलते रहें। तो हमने बचपन से ही वो देखा है, जब पढ़ने और समझने लायक हुए तो उनने जो किताबें लिखी हैं उनको पढ़ा, थोड़ा जानने की कोशिश की, और तब और मतलब उनके प्रति सम्मान और वो बढ़ता गया, और उसी मार्ग पे हम भी चलने की कोशिश करते रहते हैं निरंतर। उस एकदम उस स्तर पे तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कोशिश जारी रहती है कि उन्होंने जो बताया है शिक्षा का मार्ग, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, तो उस कोशिश में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़े प्रेरणादायक तो बाबा साहब ही हैं, और उसके बाद मेरे माता पिता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः बधाई हो आपको। और इस स्थिति में समाज का साथ देना और लेना दोनों ही ज़रूरी है। और समाज परिवर्तन इस मुहिम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बड़ा योगदान माना जाता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो कोई भी कुछ नहीं बन पाता। आज की स्थिति है, परिस्थितियाँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम किताबें, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने लगातार बहुजन मूवमेंट को पढ़ा भी है और बच्चों के बीच में भी उन्होंने रखा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि अनूप जी ने जो आप सभी लोगों को एक अपनी जीवन की जो कहानी है, अपने जीवन में जो संघर्ष है, वो आप लोगों तक पहुंचाया है। किस प्रकार से लोगों को डेमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवा साथी हमारे, उनका जो खून है वो महापुरुषों का अगर मिलकर चलेगा तो फिर कुछ और आगे बढ़ पाएगा। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार बादल एक्सप्रेस के इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।